नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हम आपका फेवरेट शो कुछ किस्से कुछ बातें। और इन किस्से और इन बातों को हर बार की तरह हमारे साथ साझा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री सर। एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसे लेकर आप हलचल देख रहे हैं हाल फिलहाल में। उसी को लेकर आज कुछ किस्से और कुछ बातें होंगी, क्योंकि एक सोशल इंजीनियरिंग कही जाती है उत्तर प्रदेश का। करें अगर बात करें तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में रहता है, सुर्खियां बहुत ज्यादा जो है वो बटोरता है। अभी जो एक कोशिश हो रही है, बीजेपी ने कुछ अपनी पार्टी के अंदर जिस तरीके से बदलाव किए हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीए को लेकर वो लगातार कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन अब इसमें ब्राह्मण और वैश्य को भी सेट करने की एक कोशिश कहीं ना कहीं कही जा रही है कि अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जातीय समीकरणों की एक प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। कैसे इस तरीके के प्रयोग पहले होते रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से लेकर काशीराम, मायावती और पूर्व में कांग्रेस कैसे इन तमाम समीकरणों को जो है वो करते रही, इसके किस्से क्या है और ये जाति समीकरण के पीछे गणित क्या है, इन्हीं तमाम चीजों के किस्से समझने की कोशिश करेंगे सर से। सर, जैसा मैंने कहा कि अखिलेश यादव एक नए समीकरण को, जातीय समीकरण को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी मुलायम सिंह यादव, उनके पिता इसके महारथी जो है वो माने जाते रहे। काशीराम जी, मायावती, ये अलग अलग जो प्रयोग एक वक्त में जातियों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो हैं वो किए गए हैं। यहीं से शुरू करेंगे कि सर, जो अभी फिलहाल अखिलेश यादव कर रहे हैं, इस तरीके के समीकरण पहले किस किस तरीके से किए गए? देखिए, अखिलेश जी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया, पीडीए। अब पीडीए में उनका कहना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं पीड़ित दलित अल्पसंख्यक। अब उसमें वो अलग अलग उनका मानने बदले, लेकिन मेन रूप से उनका फोकस जो है, जो पिछड़ा वोट बैंक, दलित और अल्पसंख्यक को समेटने का रहा है, जिसका फायदा मिला भी 2024 के चुनाव में। दरअसल मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी के इस पूरे समीकरण को समझने के लिए मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति को समझना पड़ेगा। अखिलेश जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के वो वारिस हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी 69 से प्रदेश की राजनीति में, 67-69 में वो एक्टिव हुए और एमएलए हुए, विधायक हुए। और उस वक्त समाजवादी आंदोलन अपने उस पर था, डॉक्टर लोहिया का दौर था और तमाम सारे सोशलिस्ट लीडर, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, सारे लोग, इटावा एक बड़ा केंद्र था। तो मुलायम सिंह जी के जो राजनीतिक संस्कार थे वो समाजवादी थे, और समाजवादी आंदोलन के साथ साथ वो चौधरी चरण सिंह की जो लोकदल की राजनीति थी उससे भी जुड़े। और जब समाजवादी पार्टी और लोकदल का विलय हुआ और राष्ट्रीय लोकदल बना, भारतीय लोकदल बना, बीएलडी बना, तो उसमें जो है मुलायम सिंह जी एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री बने। और चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया का जो किसान जातियों का जो जनाधार था, जिसमें सभी पिछड़ी जातियां शामिल थी, आमतौर पर ओबीसी जातियां, यादव, कुर्मी, इधर पश्चिमी उत्तर में जाट, गुजर, क्योंकि हालांकि जाट पिछड़ी जातियों में नहीं माने जाते थे पहले, लेकिन किसान जातियों में तो थे गुजर, इसके बाद कुशवाहा, बघेल, कोयरी, ये तमाम सारी जातियां जो खेती से जुड़ी हुई थी, वो सब लोकदल के और समाजवादियों के साथ थी। तो मुलायम सिंह जी एक तरह से पिछड़ों के नेता बन गए। वो यादवों के नेता नहीं थे अकेले, वो ओबीसी के लीडर थे। तो जो पहली जो राजनीतिक वो आई आंधी जिसको कहते हैं, उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो पिछड़ों के नेता थे। और लंबे समय तक ये लोगों को पता नहीं है, मुलायम सिंह अपने नाम के आगे यादव नहीं लिखते थे, वो सिर्फ मुलायम सिंह लिखते थे। मुलायम सिंह लिखते थे 70s में जब वो मंत्री बने 77 में, और 80s में भी वो मुलायम सिंह ही लिखते थे। हम सब लोग, मैं तो चूँकि कानपुर का रहने वाला हूँ, इटावा हमारे बगल का ज़िला है, और मुलायम सिंह जी की जो है वो कर्मभूमि इटावा और कानपुर था। तो जब भी आते थे तो मुलायम सिंह उनके बैनर लगते थे, मुलायम सिंह।
मुलायम सिंह यादव लिखना शुरू किया उन्होंने 89 उस दौर के बाद, जब राजनीति में धीरे धीरे थोड़ा। उसका भी कोई किस्सा है कि क्यों नहीं, शुरू किया किस्सा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि शायद जब वो कोई ऐसा कोई खास किस्सा नहीं है। जब राजीव गांधी की सरकार थी उत्तर प्रदेश देश में और कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, तो नेता विपक्ष बने थे। नेता विपक्ष तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में ही बन गए थे वो मुलायम सिंह जी। और उस वक्त जो डकैतों के नाम पर एनकाउंटर्स हुए थे, वो सबसे बड़ा मुद्दा मुलायम सिंह जी ने उठाया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूरी रिपोर्ट उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वीपी सिंह की सरकार जो है वो पिछड़ा विरोधी है और चुन चुन के पिछड़ों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं डकैतों के नाम पर। वहाँ से उनकी ख्याति जो है नेताजी मुलायम सिंह जी की बढ़ी थी आगे। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता बने। फिर 89 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, वीपी सिंह बाद में एक समय आया, वीपी सिंह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, एक ही पार्टी में दोनों थे। वो अलग बात है कि दोनों में पटी कभी नहीं। फिर उस लड़ाई में जब वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो मुलायम सिंह यादव लिखना शुरू किया उन्होंने, या सार्वजनिक रूप में मुलायम सिंह यादव के रूप में उनका नाम चर्चित हुआ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो बाद में मंडल आ गया, तो मंडल के दौर में वो जो है वो इस पर ज़्यादा फोकस रहा यादव का। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ी जातियों के सम्मेलन करते रहते थे। साहू समाज सम्मेलन, प्रजापति समाज सम्मेलन, सविता समाज सम्मेलन, मतलब इस तरह के वो तमाम जो पिछड़ी जातियों के समाज थे अलग अलग, उनके वो सम्मेलन करते थे। और उसमें उनके मंच पर सिर्फ यादव नेता नहीं होते थे, उनके मंच पर हर जाति हर समाज के नेता होते थे। उनके मंच पर बेनी प्रसाद वर्मा होते थे जो कुर्मी नेता थे। उनके मंच पर मोहम्मद आजम खां होते थे जो मुसलमानों के बड़े नेता थे। उनके मंच पर धनेश्वर मिश्रा जी होते थे जो सोशलिस्ट मूवमेंट के बड़े लीडर थे। सभी को समाहित कर दिया। ब्रजभूषण तिवारी होते थे। उनके मंच पर भगवती सिंह होते थे। उनके मंच पर मोहन सिंह होते थे। उनके मंच पर पिछड़ों में ये मार्कंडे आपके जो माता प्रसाद पांडे हैं वो होते थे। ब्राह्मणों को नाम अशोक वाजपेयी, ये सब बड़े ब्राह्मण नेता थे उस समय, जो समाजवादी आंदोलन के लोग थे वो थे। यार भगवती सिंह जी राजपूत थे, ठाकुर थे, मोहन सिंह ठाकुर थे, ये सब तमाम मुलायम सिंह जी के साथ होते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतपाल मलिक, राजेंद्र चौधरी, ये सारे लोग उनके साथ थे। केसी त्यागी लंबे समय तक उनके साथ रहे। तो हर जाति बिरादरी के नेता को लेकर मुलायम सिंह जी चलते थे। और पिछड़ों के तमाम नेता, ये एसपीएस बघेल जो मंत्री हैं केंद्र में, ये मुलायम सिंह जी के पीएसओ थे, पुलिस में थे। बाद में मुलायम सिंह जी ने इनको पहली बार एमएलए बनाया। तो बघेलों में उन्होंने एक नेतृत्व पैदा किया। बहुत सारे का ये तमाम, मतलब मैं किन किन नेताओं के नाम लूँ, बलराम यादव वो आजमगढ़ के, ये आपके पारसनाथ यादव, मित्रसेन यादव, ये सब बड़े नेता थे, यादव समाज के थे। पिछड़ों के बहुत सारे नेता थे, अंबिका चौधरी बलिया से। तो वो एक पिछड़ों के बड़े, नारद राय, मैं आपको बहुत नाम गिना सकता हूँ, सुखदेव राजभर, और ये सब तो अखिलेश जी के साथ हैं। वो नेता जो है वो एक कॉम्बो बनता था पिछड़ी जातियों का। और मुलायम सिंह जी इस बात को जान गए थे कि खाली पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सपोर्ट से सरकार अकेले नहीं बनती है, इसलिए सवर्णों का सब साथ भी चाहिए। इसीलिए वो अपने मंच पर ही तमाम सारे सवर्ण जातियों के नेता, जो अगली जातियों के नेता थे जिनके मैंने नाम लिए, उनको सबको साथ रखते। इसीलिए अखिलेश यादव भी उसी फॉर्मूले को सेट कर रहे हैं। उसी फार्मूले को अखिलेश जी जो है अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अमर सिंह जब आए तो अमर सिंह ने राजपूतों को जोड़ा, और अमर सिंह, मुलायम सिंह के साथ जो राजपूत नेता थे वो सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग थे, जैसे भगवती सिंह जी, मोहन सिंह और तमाम लोग थे, वो सोशलिस्ट मूवमेंट के लोग, वो वैचारिक लोग थे। लेकिन अमर सिंह जी ने आगे तमाम सारे राजपूत नेताओं को जोड़ लिया जिनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस अमर सिंह ने उनको ठाकुर के नाम पर जोड़ लिया। तो वो काफ़ी लोग जुड़े तमाम वहाँ से, पूर्वांचल से। एक दौर में मुलायम सिंह जी ने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए उनके कुछ विधायक, मनोज पांडे जो चले गए बीजेपी में, वो और कुछ अवध क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने जगह जगह बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित करने शुरू किए।
और बुद्धिजीवी सम्मेलन का मतलब ही था ब्राह्मण सम्मेलन, जो ब्राह्मण नाम से न करके बुद्धिजीवी सम्मेलन। अब उस बुद्धिजीवी सम्मेलन में मुलायम सिंह जी जाते थे और तमाम सारे इलाके के क्षेत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण नेताओं को सम्मानित किया जाता था। तो वो उन्होंने, और उसका फायदा भी मिला उनको। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सुनियोजित तरीके से अखिलेश जी ने अपने मंच में यादव नेताओं को पीछे रखा, चाहे वो टिकटों का बंटवारा हो और चाहे मंच पर भाषणों का। और उनके साथ रामाचल राजभर, सुखदेव राजभर, उस समय तो ओम प्रकाश राजभर भी 2022 में इनके उसमें थे, केशव देव मौर्य की जो महान पार्टी, उसको भी साथ लिया था। इस तरह उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया पिछड़ी जातियों का। और अब जिसको पीडीए कह रहे हैं, ये उसी की उपज है। ये नेताजी मुलायम सिंह जी की राजनीति का ही एक चरण है जो पीडीए के नाम से उसी की शाखा है जो उसी आगे का बढ़ रही है। उसी का आप लॉजिकल कल्मिनेशन कह सकते हैं। अब मैं आता हूँ ब्राह्मण वाली बात पर। जो जैसे जो खबर है कि अखिलेश जी ब्राह्मणों को जोड़ने, अखिलेश जी ने परशुराम जी की मूर्ति लगवाई थी रायबरेली जिले में, पता करिएगा। और परशुराम जयंती की जो छुट्टी की घोषणा थी, वो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब घोषणा हुई थी। बाद में योगी जी जब आए और योगी जी ने तमाम जयंतियों की छुट्टियां कैंसिल की, उसने परशुराम जयंती की छुट्टी भी कैंसिल कर दी। अच्छा। तो परशुराम जयंती की छुट्टी अखिलेश जी ने दी थी। तो अखिलेश जी के मन में, अखिलेश यादव जी के मन में ये है कि यादव और पिछड़े वर्ग प्लस मुसलमान प्लस सवर्ण जातियों का एक बड़ा का साइजेबल नंबर जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार बनना संभव नहीं है। और इस वक्त वो एक मौका देख रहे हैं, चूंकि एक तो राम मंदिर वाला मामला चढ़ावा चोरी का हो गया, दूसरा यूजीसी का मसला था जिससे नाराजगी थी, तीसरा एक इन जनरल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में, वैश्यों में एक नाराजगी की बात कही जा रही है, महसूस की जा रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है सरकार की, तो उसका भी वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, अब वैश्यों की मैं बात करूं आपको, ऐसा नहीं है कि वैश्यों के लिए अखिलेश जी पहली बार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक बड़े वैश्य नेता होते थे श्यामलाल गुप्ता जी। अच्छा। और एक थे सुरेंद्र मोहन अग्रवाल। हाँ। दोनों समाजवादी पार्टी में थे। सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी तो व्यापार सभा जो थी समाजवादी पार्टी की, उसके अध्यक्ष थे। और बाकायदा उन्होंने व्यापारियों को जोड़ने की कोशिश की। श्यामलाल गुप्ता जी पुराने सोशलिस्ट नेता थे, कानपुर के थे, समाजवादी थे, छात्र नेता थे पहले, बाद में वो व्यापारियों के नेता बने। वो भी लंबे समय तक, वो तो बिल्कुल पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली कमिटेड थे समाजवादियों के प्रति, वो रहे लंबे समय तक, बाद में उनका निधन हो गया। और बनवारीलाल कंछल जो व्यापारियों के नेता थे लखनऊ के, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। तो ऐसा नहीं कि वैश्यों को जोड़ने के लिए कोई पहली भी कोशिश हो रही हो, पहले भी ये कोशिशें हुई हैं और कुछ कामयाबी भी मिली है। जातीय समीकरणों का गणित सेट कर रहे थे, उसके बाद चाहे काशीराम की जो है जातिगत समीकरणों को लेकर उन्होंने जिस तरीके से पिछड़ों की जो है वो राजनीति की, इसमें जब मायावती का जब दौर आता है उनके बाद, उसमें भी ब्राह्मणों को लेकर मायावती की तरफ से प्रयास किए गए और वही कहा जाता है कि जब ब्राह्मण उनकी ओर आकर्षित हुए तो ही उनकी जीत का बड़ा फैक्टर बना। नहीं, वो 2007 की बात है जब सतीश मिश्रा बीएसपी में थे और उनको एक जिम्मेदारी दी गई और ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्राह्मणों का वोट मायावती जी को मिला, और मिला भी। लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों के वोट से ही वो मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, उनको बड़ी संख्या में पिछड़ों का वोट मिला, बड़ी संख्या में दलितों का वोट मिला और मुसलमानों का वोट मिला। ब्राह्मण ने उसमें एक तरह से एड ऑन किया, जैसे खाने में घी पड़ता है ना, दाल में, खिचड़ी में घी जब पड़ता है तो खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है, तो ब्राह्मणों ने घी वाला काम किया। वो था ना सर नारा भी कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, वो तो हाथी नहीं गणेश है, विष्णु महेश है, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, चढ़गुंडों को छाती पर मोड़ लगाओ हाथी पर, ये सब नारे लगे थे उस समय, उनको मिला भी था फायदा 2007 में। और 2012 में फिर समाजवादी पार्टी को फायदा मिला, तो समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया लोगों ने। ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी जीती जो कभी लोकदल के जमाने में कभी नहीं जीती थी, शहरों की सीटें मायावती ने ये चेंज, और बीएसपी भी जीती थी। मायावती के जहन में कैसे आया ये चेंज जब काशीराम ने तो पिछड़ी जो है जातियों को लेकर? देखिए, हर आंदोलन का एक दौर होता है। काशीराम जी ने जब आंदोलन शुरू किया था उस वक्त उनको जरूरत थी दलितों को और अति पिछड़ों को जगाने की, तब अगर ब्राह्मणों की बात करने लगते तो उनका आंदोलन ही नहीं खड़ा हो पाता।
जब उन जातियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, गोलबंद कर लिया और उनको एम्पावर कर लिया या उनको जगा लिया बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, DS4 और क्या कहते हैं बामसेफ दो जो संगठन बनाए थे उसके जरिए, तब उनको लगा कि अब हमको जो है नया वर्ग भी जोड़ना है। तो तब मायावती जी ने ब्राह्मणों को जोड़ा। इसीलिए मायावती जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बनती हैं बीजेपी के समर्थन से, लेकिन उनका कोर वोट उनके साथ बना रहता है। वो अलग बात है। तो बाद में जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को अपने इर्द गिर्द समेट लिया और तमाम सारे लोगों को बाहर कर दिया उस आंदोलन से, उस मूवमेंट से, उस पार्टी से, तो उनको नुकसान उठाना पड़ा और वो हाशिए पे सिमट गई। लेकिन कांशीराम जी इस मामले में बहुत ही स्पष्ट है। मुलायम सिंह जी का ये था कि मुलायम सिंह जी चूँकि उनकी समाजवादी आंदोलन की ट्रेनिंग थी, तो वो अपनी पार्टी को 365 दिन एक्टिव रखते थे। वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, रैलियाँ, सम्मेलन, धरने, प्रदर्शन, जुलूस, वो समाजवादी पार्टी हमेशा करती रहती थी। अगर विपक्ष में है तो धरने, प्रदर्शन, जुलूस, लाठी डंडा खाना, क्योंकि राजा नारायण जी वाली ट्रेनिंग थी। अगर सत्ता में है तो जगह जगह रैलियाँ। तो मुलायम सिंह जी बहुत करते थे। अखिलेश जी थोड़ा अभी वो कम करते हैं उस तरह से जितना मुलायम सिंह। अब क्या कारण है अलग नहीं पता, लेकिन मुलायम सिंह जी कभी घर नहीं बैठते थे। वो पिछड़ी पॉलिटिक्स तो करते थे, पिछड़ों की यादव पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन यादववादी या पिछड़ावादी नहीं थे। वो जातिवादी नहीं थे। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उनके इर्द गिर्द मित्रों में गैर यादवों की बहुत बड़ी तादाद थी और उनके अपने क्षेत्र में उनका सम्मान सब करते थे। और मैं 1-2 घटनाओं का ऐसा गवाह हूँ कि जब उनके गांव सैफई और आसपास के गांवों के तमाम सवर्ण परिवार वो अपने पारिवारिक फैसले कराने मुलायम सिंह जी के पास आते थे। मैं लखनऊ में था उस समय और वो नेताजी साथ में बैठता था मुलायम सिंह जी के साथ, और पता लगा कि वो मिश्रा जी हैं, वो वाजपेयी जी हैं, वो शादियाँ दोनों के बच्चों में हुई और वो लड़की को ले नहीं जा रहे हैं और कुछ आपस में झगड़ा है, दहेज पूरा नहीं मिला था, ये सब टाइप के जो पारिवारिक झगड़े होते हैं वो आगे नेताजी आप बता दो। ऐसे ही कोई मान लीजिए किसी का खेत का झगड़ा है आपस में, वो कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहता, नेताजी आप बता दो। हमारे पिताजी भाइयों में झगड़े होते हैं ना प्रॉपर्टी बंटवारे को ले, इसको लेकर, और अगड़ी जाती हो, ज़्यादातर अगड़ी जाती होती है। ज़्यादातर बताते थे कोई हमारे गाँव के मिश्रा जी हैं, ये हमारे फलाने गाँव की तिवारी जी हैं। यानी वो यादवों की राजनीति करते थे लेकिन यादववादी नहीं थे जैसा। हाँ, मतलब यादव की राजनीति का मतलब वो उनका जनाधार था। उस जनाधार के हितों का ध्यान रखते थे वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप गैर यादव हैं तो आप काम ना करें, आपके संबंध ना रखें, वो वैसा कुछ नहीं था। वो इस मामले में बहुत ही खुले मन के थे। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत खुले मन। बिल्कुल। और वो जैसा हमने कहा कि मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसी को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, और जब हम उन समीकरणों की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव उसी को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के तहत यहाँ पर करते हैं। एक बार तो मुलायम सिंह यादव ने कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया किसी उसमें बैठक में, कहा भाई हम लोग तो कृष्ण जी के ज़माने से ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, जैसे कृष्ण जी ने जो है सुदामा जी के चरण धोए थे तो हम तो तब से सम्मान कर रहे हैं। मतलब वो भी वो भगवान कृष्ण का जो यादव वंश का वो है उसे लेकर वो आते हैं और बताते हैं फिर कि भाई सुदामा जब उनके घर आए तो कैसे उनका स्वागत किया, सम्मान किया। तब से हम मतलब उसको भी उन्होंने 2 बार कोट किया। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव उसी जातीय समीकरण को जो मुलायम सिंह यादव ने साधा उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे आत्मसात करने की प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कितना कामयाब होता है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव यहाँ पर जो बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो किससे बातें उत्तर प्रदेश की जातिगत समीकरणों के जो कैसे पहले होते रहे हैं वो हमारे साथ, हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।